आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला मुख्यालय नाहन में बीजेपी जिला महिला मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रशीमधर सूद पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने महिला मोर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से महिला उत्थान को लेकर के कई योजनाएं चलाई गई हैं। ऐसे में इस योजना की घर घर जाकर के महिलाओं को वो जानकारी देंगी। पीएम नरेंद्र मोदी गोवा में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी गोवा में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और इस दौरान पीएम मोदी ने ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर का भी उद्घाटन किया है। इस समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें हर साल 10 से 15,000 लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2024 का भी शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 9 फरवरी तक चलेगा। इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत देश के हर कोने में अफोर्डेबल एनर्जी को इंश्योर कर रहा है। भारत में बीते 2 सालों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। भारत ने 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज हासिल करते हुए बिजली को करोड़ों घरों तक पहुंचाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत की है। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 9 फरवरी तक दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जा रही है, जिसमें तैराकी, वाटर पोलो और डाइविंग स्पर्धाओं में 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय खेल मंत्री के साथ उद्घाटन समारोह में नेपाल के युवा मामले और खेल मंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस खेल आयोजन की घोषणा की थी, जिससे संगठन के सदस्य देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो सके हैं। आपको बता दें कि खेल प्रतियोगिता के तहत 3 खेल आयोजनों में कुल 39 पदक दिए जाएंगे और साथ ही कुल 9 ट्रॉफियों का भी दाव। शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने अजीत गुट को ही असली एनसीपी करार दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि तमाम सबूतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इस फैसले के मुताबिक अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। हालांकि आयोग ने शरद पवार को नई पार्टी के गठन के लिए 3 नाम देने को कहा है। ये नाम बुधवार शाम 4 बजे तक देने होंगे और आपको बता दें कि 6 महीने से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा करते हुए अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में ये फैसला सुनाया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के यहां भी ईडी की छापेमारी हुई है। सांसद एनडी गुप्ता समेत कुल 12 जगहों पर ईडी की रेड हुई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शरद कुमार के अलावा कुछ अन्य नेताओं के ठिकानों पर भी रेड की। देश की राजधानी दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा का एक खूंखार आतंकी गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के इस सक्रिय आतंकी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। आरोपी आतंकी की पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आतंकी ने एलओसी के पार से हथियार और गोला बारूद रिसीव करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ये किस मकसद से देश की राजधानी में था, इसका पता लगाने के लिए आतंकी से पूछताछ की जा रही है। शिमला के जुनगा में हुए लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा एक क्रशर साइट के नजदीक हुआ है, जहां लैंडस्लाइड होने से वहां पर सो रहे 7 लोग इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि मलबे में दबे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। घटना की सूचना मिलते ही बचाव कार्य के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोनों मृतक बिहार के रहने वाले थे।
हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच रोहता में 2 फीट, मनाली और कुफरी में आधा फीट तक ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में भी बर्फबारी का असर जनजीवन पर पड़ रहा है। इसके साथ साथ रुक रुक कर हो रही बारिश ने भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बर्फबारी और बारिश की वजह से बिजली, पानी और यातायात व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी दिनों में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। घाटी के कई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी का दौर जारी है। लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। रामबन में लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक विभाग और रामबन प्रशासन ने भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी और कई जगहों पर सड़क के चौड़ीकरण के कार्य को देखते हुए हाईवे को बंद रखने का फैसला लिया गया। घाटी में हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी है। राजौरी में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन भी कष्टकर बन गया है। बीते दिनों से हो रही बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर यातायात पूरी तरह से बाधित है, जिसे सुचारू करने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। घाटी में हो रही लगातार बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। पुंछ में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की परत देखी जा सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी कर दी है। विभाग ने यहां के स्थानीय लोगों से अनावश्यक आवाजाही से बचने का आग्रह किया है। इसके साथ ही एहतियातन श्रीनगर एयरपोर्ट पर सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में घाटी के मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में आस्था का कुंभ लगा हुआ है। बीते 13 दिनों में श्री रामलला के दरबार में 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। खराब मौसम के बावजूद भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है। रामलला के दरबार में भक्तों की कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है। ज्यादा से ज्यादा भक्त दर्शन कर सके, इसके लिए राम मंदिर रोजाना 15 घंटे खोला जा रहा है। सुबह 6:30 बजे से शुरू होने वाले दर्शन का सिलसिला रात 10 बजे तक आरती के बाद भी रुकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल को पेश किया है। यूसीसी बिल के कानून बनने के बाद उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। यूसीसी बिल पेश करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के सभी नेताओं से चर्चा में शामिल होने की अपील की है। मध्य प्रदेश के हरदा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। इससे आसपास के 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे में घायल हुए सभी लोगों को हरदा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच प्रशासन ने फैक्ट्री के आसपास 100 से ज्यादा घरों को खाली करवा लिया है। धमाके इतने जबरदस्त थे कि आसपास चलते वाहन दूर जाकर के हवा में उछल गए हैं। वहीं फैक्ट्री में रुक रुक कर धमाके होते रहे हैं। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में है। फ्रांस के नए विदेश मंत्री ने इजरायल की अपनी पहली यात्रा में सरकार से गाजा में तत्काल संघर्ष विराम और मानवीय सहायता के बड़े पैमाने पर प्रवाह की अनुमति देने का आग्रह किया है। पिछले महीने फ्रांस के शीर्ष राजनयिक बने विदेश मंत्री स्टीफन सेंजोर ने
अपनी यात्रा के दौरान यरूशलेम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान फ्रांस के विदेश मंत्री सेजोर्न ने कहा कि बीते 4 महीनों से गाजा के लोग बमों और लगभग पूर्ण घेराबंदी के तहत रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानवीयता के आधार पर उनकी सुविधा के लिए अतिरिक्त पहल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गाजा में जल्द से जल्द संघर्ष को खत्म कर आम जनजीवन को बहाल करना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। दक्षिण अमेरिका देश चिली के जंगलों में लगी भीषण आग बढ़ती ही जा रही है। इसकी चपेट में आने से अब तक 120 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। घायलों की हालत को देखते हुए अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई है। दूसरी तरफ चिली की राष्ट्रीय आपदा रोकथाम सेवा ने खुलासा किया है कि इस समय देश भर में 161 जगहों पर सक्रिय आग भड़क रही है। हालात को देखते हुए राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है। और आपको बता दें कि फरवरी महीने में चिली में आग ने करीब 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है और 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अर्जेंटीना के लॉस एंजेल्स नेशनल पार्क के जंगल में एक बार फिर से आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया है। आग लगने के बाद बने हालात को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों और आम लोगों की इस एरिया से दूर रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है।